Assalamu alaikum students. Welcome to the Medical Scholars. Today our very first lecture which is Introduction to Pharmacology. So be quiet and listen to me with full zeal and patience. बेसिकली आज जो हमारा टॉपिक है वो फार्माकोलॉजी का इंट्रोडक्शन है। इसमें जस्ट हम इसकी डेफिनेशन और कुछ टिप्स देखेंगे। सो अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। कंटेंट्स हैं टॉपिक के डेफिनेशन ऑफ फार्माकोलॉजी, history of pharmacology, branches of pharmacology, and the last one is why we need pharmacology. Definition में pharmacology can be defined as a study of substances that interact with the living systems through chemical processes. ये दो चीज़ें यहाँ पे आ गई। ये सब्सटेंसेस हैं जो कि इंटरेक्ट करते हैं आपके लिविंग सिस्टम पर। मीन दैट के इसमें हम नॉन लिविंग थिंग्स की स्टडी ही नहीं करते, जस्ट हम स्टडी करते हैं तो लिविंग थिंग्स को करते हैं और उन सब्सटेंसेस को करते हैं जो लिविंग थिंग पे कोई ना कोई अपना इफेक्ट शो कर रहे हैं। और कर किस तरीके कार से रहे हैं, वो केमिकल प्रोसेसेस हैं जो कि हमारी बॉडी में टेक्स प्लेस हो रहे हैं। कोई भी बायोकेमिकल प्रोसेसेस है, जैसे हमारा नॉर्मल बीपी है, ये भी फिजियोलॉजिकल नॉर्मल हमारा प्रोसेस है। ठीक है, बायोकेमिकल प्रोसेस में आपके आ जाते हैं आपका ग्लाइकोलिसिस साइकिल है, क्रेब्स साइकिल है, इंसुलिन जो है वो आपकी ग्लूकोज लेवल कैसे कंट्रोल कर रही है, ये व्हाट्सएवर। These interactions usually occur by binding of the substances to regulatory molecules and activating or inhibiting the normal physiological functions. अब ये क्या चीज़ है, इसमें उन्होंने बताया कि द इंट्रैक्शन यूजली अकर बाय बाइंडिंग टू सब्सटेंसेस टू रेगुलेटरी साइट्स। हाँ, रेगुलेटरी साइट्स क्या चीज़ें हैं, आपने फर्स्ट ऑफ में पढ़ा होगा फिजियोलॉजी में कि रिसेप्टर्स होते हैं। रिसेप्टर मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, इनको ही आप रेगुलेटरी साइट्स भी बोलते हो। सारी बात है, कोई भी आपका बॉडी का फिजियोलॉजिकल नॉर्मल फंक्शन है तो वो परफॉर्म हो रहा है किसी ना किसी स्टिमुलस से, किसी ना किसी इनहिबिशन से। और इनहिबिशन या स्टिमुलस के लिए आपको रिसेप्टर का फंक्शन जो है ना वो पता होना चाहिए। रिसेप्टर जो है वो मेजर रोल है आपका फार्माकोलॉजी में, आपके बॉडी में, जो कि मुख्तलिफ प्रोसेसेस को कंट्रोल कर रहे होते हैं, मॉड्यूलेट कर रहे होते हैं, रेगुलेट कर रहे होते हैं। दूसरी डेफिनेशन है फार्माकोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ ड्रग एक्शन ऑन द बॉडी एंड इट्स इफेक्ट ऑन द बॉडी। कि ड्रग जो है वो बॉडी पे क्या इफेक्ट कर रही है और उसके इफेक्ट करने के बाद बॉडी क्या रिस्पॉन्स शो कर रही है उस ड्रग के अगेंस्ट। क्या वो क्योर कर रही है, क्या वो ड्रग कोई एडवर्स इफेक्ट शो कर रही है, कुछ भी है। ड्रग बॉडी पे क्या काम कर रही है, बॉडी को क्या स्टिमुलस दे रही है, या बॉडी को किस चीज़ पे जाके क्योर कर रही है, क्या उसका मैकेनिज्म है, और उसके अगेंस्ट बॉडी का रिस्पॉन्स शो कर रही है। ये चीज़ें हम फार्माकोलॉजी में स्टडी करते हैं। हिस्ट्री ऑफ फार्माकोलॉजी को देख लेते हैं। द हिस्ट्री ऑफ फार्माकोलॉजी स्पैन्स फ्रॉम द एंशिएंट मेडिकल प्लांट यूज्ड टू मॉडर्न। फार्माकोलॉजी का आगाज़ तभी हो गया था जब इंसान इस दुनिया में आया था और इंसान बीमार हुआ। तो बेसिकली हमारे जो अनसेस्टर थे, अगर हम उनको देखें तो वो प्लांट सोर्सेज को एज ए मेडिसिन यूज़ करते थे। तो जैसे जैसे जिद्दत आती गई, वक्त के साथ साथ डेवलपमेंट होती गई, रिसर्च होती गई, तो आपकी न्यू मेडिसिन, न्यू ड्रग डिस्कवर हुई। तो मॉडर्न एरा भी आया, आपका एंशिएंट एरा से मॉडर्न एरा की तरफ लोगों ने मूव किया, न्यू डिस्कवरीज हुई। से साइंटिफिक डिसिप्लिन है। Rodolphe Bakim established the first pharmacology institute in Tartu, Estonia in 1847, marking the beginning of field as a distinct scientific discipline. पहले ये होता था जैसे बॉटनी है ना, ये सेपरेट थी, और ना ही फार्माकोलॉजी की जो है शाखें, जो फाइटोकेमिकल्स हैं वो सेपरेट आउट थे, ना ही कोगनोसी सेपरेट आउट थी। हर चीज़ मिक्स, जस्ट हकीम हुआ करते थे, तबीब हुआ करते थे, इल्म तिब हुआ करता था। लोग जस्ट आते फाइटोकेमिकल को यूज़ करते, डायरेक्ट पार्ट को यूज़ कर लेते। तो प्लांट्स के डायरेक्ट पार्ट को यूज़ करने से उनको जो है ना अपनी डिजीज़ क्योर हो जाती। बट अब प्लांट्स को रिफाइन किया गया, उनके अंदर से ड्रग्स को एक्सट्रैक्ट किया गया और उनको वेरियस थेरेपेटिक पर्पस के लिए यूज़ किया गया। तो 1847 में जो साइंटिस्ट है रेडोल्फ बकीम, उसने एस्टेब्लिश किया इसको एज ए साइंटिफिक डिसिप्लिन के तौर पर सेपरेटली, कि फार्माकोलॉजी एक सेपरेट चीज़ है। उसने ड्रग एक्शन को स्टडी किया, मैकेनिज्म को देखा, इस हिसाब से उसने फार्माकोलॉजी को एक सेपरेट डिसिप्लिन करार दिया। इन 18th एंड अर्ली 19th centuries,
फ्रैंकोस मजेंडी, ये एक न्यू साइंटिस्ट है, and his students Claude Bernard began to develop the methods of experimental physiology and pharmacology. एक्सपेरिमेंटल फिजियोलॉजी और फार्माकोलॉजी, ठीक है। इसमें यही है कि जैसे आपने फिजियोलॉजी में आपने ब्लड टेस्ट किया, क्लॉटिंग टाइम है आपका, ब्लीडिंग टाइम है, ठीक है। फार्माकोलॉजी में एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस में आ जाता है आपके रैपिड पी एनालिसिस होती हैं मुख्तलिफ ड्रग्स के, आप इसको पढ़ेंगे प्रैक्टिकल्स में। Around the 1940s and 1950s, the major expansion of research efforts in all areas of biology began. ये रिसर्च कह रहा था, जब रिसर्च स्टार्ट हुई, रिसर्च ने अपना तूल पकड़ा, जिद्दत आई वक्त में, तो न्यू साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने अपनी रिसर्च की। ड्यूरिंग द लास्ट 60 years मैनी फंडामेंटल ड्रग्स एंड देयर ग्रुप्स वर इंट्रोड्यूस्ड। यानी ये बहुत ही पुरानी बात नहीं है, पिछले 60-70 सालों में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है, बहुत ज़्यादा रिसर्च हुई है और बहुत ज़्यादा इस फील्ड में जिद्दत आई है और लोगों ने बहुत ज़्यादा काम किया इस फील्ड में। और इससे पता चला कि फार्माकोलॉजी में ड्रग एक्शन कैसे होता है, ड्रग इंट्रैक्शंस क्या हैं, ड्रग क्या चीज़ है। ब्रांचेस ऑफ फार्माकोलॉजी, ब्रांचेस ऑफ फार्माकोलॉजी में दीज आर द फॉलोइंग ब्रांचेस ऑफ फार्माकोलॉजी। फार्माकोकाइनेटिक्स, the term pharmacokinetics can be derived from the two words pharmaco means drug and kinetic mean putting in motion। काइनेटिक्स आपने फिजिक्स में पढ़ा था, तो स्पेशली वहाँ पे भी इसका यही मीनिंग बनता है कि एनर्जी, ठीक है। काइनेटिक में आपका एनर्जी आ जाता है, काइनेट में आपकी मोशन आ जाती है, हरकत आ जाती है, फेनोमिनाज आ जाते हैं मुख्तलिफ, ठीक है। फार्माकोकाइनेटिक्स मीन व्हाट द बॉडी डज विद ड्रग, कि अगर आपने एक टैबलेट ले ली, सपोज दैट आपने पैनाडोल खाई, वो आपने अपने ओरल रूट से माउथ के ज़रिए आपने खा तो ली, लेकिन उसके साथ आपकी बॉडी क्या करेगी, ये जितनी भी डिटेल है वो डिस्कस करते हैं हम फार्माकोकाइनेटिक्स में। ओके, ब्रांचेस ऑफ फार्माकोलॉजी, इसमें सेकंड वन जो है वो है फार्माकोडायनामिक्स। फार्माकोडायनामिक्स डील्स विद द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग and relationship among drug concentration and its effect. What the drug does with the body is pharmacodynamics। यानी इसमें ये है कि आपकी ड्रग जो है वो आपकी बॉडी पे क्या इफेक्ट कर रही है, ठीक है, और आपकी ड्रग आपकी बॉडी पे इफेक्ट किस तरह कर रही है। आपकी ड्रग का कंसंट्रेशन कितनी होनी चाहिए आपकी ड्रग की, जो आपको डिजायर्ड इफेक्ट शो करेगी, आपका थेरेप्यूटिक इफेक्ट शो करेगी। मीन दैट आपने 500 mg जो है ना पैरासीटामोल ले ली एक अडल्ट पर्सन ने अप्रोक्सीमेटली 20 to 21 ईयर में, तो क्या उसका थेरेप्यूटिक इफेक्ट ज़्यादा होगा, या आपने 2 टैबलेट जो है 500 mg के लिए उसका थेरेप्यूटिक इफेक्ट ज़्यादा होगा। आइदर वो पर्सन 2 टैबलेट ले रहा है तो उसका कोई एडवर्स इफेक्ट भी होगा या नहीं होगा, आपने कितने वक्फे के साथ, कितने टाइम के साथ वो 2 टैबलेट लेनी है, क्या ये भी कोई चीज़ है कि नहीं। ये एक डिसिप्लिन है, ये नहीं कि आपने 2-3 टैबलेट उठाई बस खा ली, दैट्स इट, 5 घंटे बाद गुजारे या 2 घंटे गुजारे, कोई टाइम का पता ही नहीं है, फिर 2 टैबलेट ले ली, ऐसा नहीं होता। हर ड्रग का एक स्पेसिफिक जो है ना थेरेप्यूटिक रूल होता है, जिसके अकॉर्डिंग आप उसको एडमिनिस्टर करते हैं, आप उसको इनटेक करते हैं, ठीक है, प्रेस्क्राइब करते हैं। कुछ भी कोई भी चीज़ है उसको आप एक प्रॉपर वे में लेके चलते हैं। एग्जाम्पल में हम इसको फिजियोलॉजिकल जो है ना रोल की एग्जाम्पल हम देते हैं, इसमें एड्रीनलिन कॉजेज द इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर। अब ये ब्लड प्रेशर इंक्रीज कैसे होता है, क्यों होता है, किस वजह से होता है, क्या मैकेनिज्म है इसके अगेंस्ट, जो है इसके, सॉरी अगेंस्ट नहीं, क्या मैकेनिज्म है इसमें, ये सारा जो है ना हम फार्माकोडायनामिक्स में स्टडी करेंगे। ब्रांचेस ऑफ फार्माकोलॉजी में थर्ड वन है थेराप्यूटिक्स। जैसे कि नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि इसमें कोई ट्रीटमेंट वगैरह होगी। थेराप्यूटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी दैट डील विद द आर्ट एंड साइंस ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। कोई भी डिजीज़ है आपकी, उसकी ट्रीटमेंट जो है वो थेराप्यूटिक्स में आ जाती है। हम किसी पेशेंट की जो है ना, हमारे पास कोई पेशेंट आता है बुखार का आ गया, जैसे अब सर्दियाँ चल रही हैं तो फ्लू वगैरह और रैशेस वगैरह ये कॉमन चीज़ें हैं, ठीक है, तो हमारे पास आएगा, हम उसको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे, ठीक है, ट्रीटमेंट है उसकी। तो इस ट्रीटमेंट को, स्टडी को जो हम थेरेपीज कहते हैं। कीमोथेरेपी, इट रेफर टू द ट्रीटमेंट बाय केमिकल मींस दैट किल सेल्स स्पेशली ट्यूमर सेल्स। कैंसरस पेशेंट्स को भी कीमोथेरेपी दी जाती है, ठीक है, स्पेशली आपको सेल वॉल इनहिबिटर्स होते हैं, सेल वॉल जो है ना वो
इंसानों में नहीं होती। तो सेल वॉल हम बैक्टीरियाज के लिए इनहिबिटर, बैक्टीरिया वायरसेस के लिए देते हैं, और आपके प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर जो हैं वो हम देते हैं केमोथेरेपी में। अमाइनोग्लाइकोसाइड आर यूज्ड फॉर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, ये एक एग्जांपल है कीमोथेरेपी की। ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी में फोर्थ वन है टॉक्सिकोलॉजी। इट डील्स विद द एडवर्स इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन द बॉडी, इंक्लूडिंग पॉइजन डिटेक्शन, क्योर, ट्रीटमेंट ऑफ द टॉक्सिन्स. It also deals with the toxins by insect and other objects, drug overdose, etc. अब इस चीज़ में, इस ब्रांच में समझने वाली कुछ चीज़ें हैं कि यहाँ पे बयान किया गया है ओवरडोज ऑफ ड्रग। मैंने पहले भी जैसे कि बताया कि अगर आपने पेनाडोल लेनी है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, वैसे इसका थेरेप्यूटिक इफेक्ट 2 पेनाडोल से शो होता है, जो इसका एक स्टैंडर्ड है। ठीक है, सपोज दैट एक बच्चा है, बच्चे की उम्र है 5 साल, आपने उसको भी 2 पेनाडोल दे दी। अब एक अडल्ट पर्सन है, उसको भी आपने 2 पेनाडोल दे दी, क्या उनका थेरेप्यूटिक इफेक्ट सेम होगा? बिल्कुल नहीं होगा। जो अडल्ट पर्सन है उसमें थेरेप्यूटिक इफेक्ट, डिजायर्ड इफेक्ट आएगा, बट बच्चे में एडवर्स इफेक्ट आएगा, क्योंकि उसकी एज, उसके बॉडी वेट के अकॉर्डिंग उसकी डोज एडजस्ट नहीं है। हर पर्सन के अकॉर्डिंग डोज एडजस्ट करनी पड़ती है और करनी चाहिए, क्योंकि किसी भी पर्सन का बॉडी वेट सेपरेट है, उसकी बॉडी कंपेटिबिलिटीज अलग हैं, अडाप्टेशन अलग हैं, उसका लाइफ स्टैंडर्ड अलग है। अब ये तो नहीं है कि एक बंदा पंजाब में रह रहा है, एक बंदा खैबर पख्तूनख्वा में रह रहा है, तो उनकी अडाप्टेशन सेम होगी, बिल्कुल भी नहीं हो सकती। लेकिन पैनाडोल तो पाकिस्तान में एक ही कंपनी बना रही है। ठीक है, ये चीज़ें जो है ना, स्टैंडर्ड मेंटेन रखती है कंपनी। डोज एडजस्टमेंट करनी होती है फार्मासिस्ट ने, डॉक्टर्स ने। ठीक है, या रजिस्टर्ड आपके जो प्रेस्क्रिप्शन देते हैं पर्सनस, उन्होंने, अकॉर्डिंग टू द पेशेंट नीड। ठीक है, और इसके साथ साथ होता है टॉक्सिन डिटेक्शन। किसी स्नेक बाइट, ठीक है, बीट बाइट जो है, इनमें टॉक्सिन्स होते हैं, टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं, इनकी डिटेक्शन वगैरह। ठीक है, स्पेशली फॉरेंसिक साइंस अथॉरिटीज़ वगैरह इसको यूज़ करती हैं। तो ये सारा जो डिस्कशन है ना, ये टॉक्सिकोलॉजी में आती है। ड्रग टॉक्सिसिटी में पेंसिलिन टॉक्सिसिटी आती है। पेंसिलिन एक जो है ना आपकी एंटीबायोटिक है, इसकी टॉक्सिसिटी भी मोस्टली पेशेंट में ऑब्जर्व की है। ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी में 5(1) है क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। Clinical pharmacology is the study of drug in man. It includes the pharmacokinetics and pharmacodynamics between the healthy and ill person. It also deals the placebo effect of drug. The main objectives are maximum efficacy and minimum side effects. Okay. इसमें 6(1) branch है pharmacy. Pharmacy is the branch of pharmacology that deals with the dispensing and compounding of the drug according to patient need. एक तो ये होता है कि हमें डॉक्टर प्रेस्क्रिप्शन दी, उसने वहाँ पे लिख दिया 500 mg पेनाडोल, तो उसके साथ उसने एंटीबायोटिक लिख दी एजिथ्रोमाइसिन 250 mg। हम उस प्रेस्क्रिप्शन को लेके एक फार्मेसी पे गए, हमने फार्मासिस्ट को वो पकड़ा दी, उसने डायरेक्टली हमें वहाँ से ना जितनी जो भी डब्बी है उसकी व्हाट्सएप उसने निकाल के हमें पकड़ा दी कि ये लें भाई। इसको हम कहते हैं डिस्पेंसिंग। लेकिन अगर वही डिस्पेंसिंग पर्सन जो है हमारे पास, वो फार्मासिस्ट है, कोई भी है, वो हमें ला के डोज बकायदा एडजस्ट करके, ठीक है। अब इसमें डोज एडजस्टमेंट में क्या आ जाता है, सपोज दैट एक बच्चा है, इन्फेंट है, तो इन्फेंट की डोज सपोज दैट फॉर एग्जांपल 25 mg है, हमारे पास पड़ा हुआ है अवेलेबल जो है वो सिरप है वो 250 mg में है, तो 250 mg को 25 mg के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना कंपाउंडिंग कहलाता है। ठीक है, यानी अकॉर्डिंग टू द पेशेंट नीड, आपने पेशेंट के अकॉर्डिंग डोज एडजस्ट करनी है, उसको आप कंपाउंडिंग कहते हैं। 7th one है फार्माको इकोनॉमिक्स। इट डील विद द कॉस्ट ऑफ ड्रग, द मिनिमम कॉस्ट एंड हायर एफिकेशियस ड्रग इज प्रेफर्ड फर्स्ट। ये बहुत कमाल की चीज़ है। इसमें यह देखा जाता है कि पेशेंट की नीड तो देखी जाती है, लेकिन पेशेंट की बैकग्राउंड को भी मद्देनजर रखा जाता है। अब नोवार्टिस फार्मा की आती है एक्सफोर्ज, एम्लोडोपिन वल्सार्टन, ब्लड प्रेशर में ये जो है ना मेडिसिन आपकी यूज़ हो रही है, और यही फार्मूला आ रहा है एक्सटोर में सरल फार्मा का, एम्लोडोपिन वल्सार्टन। ठीक है,
अब इनकी प्राइस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक्सफोर जो है वो हाईली जो है ना आपकी काफ़ी महंगी मेडिसिन है वो एक्सफोर जो है, ठीक है, एक्सपेंसिव है, हाईली एक्सपेंसिव है वो। बट जो एक्सटोर है ना वो इतनी एक्सपेंसिव नहीं है जितनी एक्सफोर्ज है, ठीक है। फार्मूला सेम है, थेरेप्यूटिक इफेक्ट सेम है, ठीक है, सेम पर्पज़ के लिए यूज़ हो रही हैं, बट डिफरेंस कहाँ पे आ जाता है, प्राइस में आके। तो यहाँ पे पेशेंट नीड को भी देखा जाता है, पेशेंट को ज़रूरत तो है कि उसने ब्लड प्रेशर की टैबलेट लेनी है, बट वो इतनी अफोर्ड ही नहीं कर पा रहा कि वो 1000 जो है ना वो पे करे एक पैक के। तो वो उसके लिए एक ऐसी ड्रग डिज़ाइन की जाए जो उसके लिए कंपेटिबल भी हो, थेरेप्यूटिकली भी, और उसकी जेब भी इतनी ज़्यादा दे रही हो कि वो उसको ईजिली बाय कर सके, ठीक है। 8 1 है फार्माकोजेनेटिक्स। इट डील्स विद द जेनेटिक वेरिएशंस एंड ड्रग इफेक्ट्स अमंग द इंडिविजुअल्स और पॉपुलेशन। ये भी सही है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, एक घर में दो ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, किसी के घर में होंगे भी, वो दोनों मेडिसिन सेपरेट क्यों यूज कर रहे होते हैं एक ही बीमारी की। एक बंदा है वो यूज कर रहा है डायूरेटिक में फिरोसामाइड, एक बंदा है वो स्पाइरोनोलैक्टोन कर रहा है, क्यों? है तो दोनों ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं। एक बंदा एम्लोडिपिन वल्सार्टन यूज कर रहा है, एक बंदा एम्लोडिपिन वल्सार्टन प्लस हाइड्रोक्लोरोथायजाइड यूज कर रहा है। वजह क्यों कर रहा है, किस वजह से कर रहा है? वहाँ पे रीज़न ये आ जाती है कि आपकी जो थेरापेटिक इनकम्पैटिबिलिटीज़ होती हैं इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, पॉपुलेशन टू पॉपुलेशन। जैसे मैंने पहले भी बताया कि जो बंदा यहाँ पे रह रहा है उसके अडाप्टेशन हो रहे हैं, जो बंदा केपीके में रह रहा है उसके अडाप्टेशन हो रहा है, ठीक है। ये डिपेंड करता है। इस डिपेंडेंस को चेक करने के लिए जो स्टडी की जाती है वो फार्माकोजेनेटिक्स में की जाती है, डिपेंडिंग अपॉन दी जेनेटिक वेरिएशंस। ओके, एग्जांपल है सक्सिनाइलकोलिन इज द स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट यूज्ड इन द एनेस्थीसिया, ठीक है। एंजाइम pseudocholinesterase metabolized it. Some person have absence of genes that produce the pseudocholinesterase result in the muscle paralysis। क्योंकि मसल पैरालिसिस क्यों होंगे? क्योंकि कंटिन्यू मोटर एक्टिवेशन जो है ना, मोटर फायरिंग जो है, मोटर फायरिंग दूसरी समझ लेनी, मोटर इम्पल्स फायरिंग की बात कर रहा हूँ। मोटर इम्पल्स फायरिंग की मोटर एंड प्लेट पे आपकी जो एक्शन पोटेंशियल की कॉन्टिन्यूजल फायरिंग जो है ना वो आपके मसल को पैरालाइज कर देगी, ठीक है। एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आपका मसल डिसेंसिटाइज हो जाएगा, आपका रिसेप्टर डिसेंसिटाइज हो जाएगा, तो आपकी कॉन्टिन्यूस पैरालिसिस स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। 8 1 ब्रांच है फार्माकोजिनोमिक्स। इट इज़ द ब्रॉड एप्लीकेशन ऑफ द genomic technologies for new discoveries. It includes the use of the DNA to produce various drug classes, ठीक है। इसमें वैक्सीन वगैरह जो आपकी आ जाती हैं ना, वो डीएनए वैक्सीन भी आ जाती हैं, आरएनए वैक्सीन भी आ जाती है, रिकॉम्बिनेट डीएनए टेक्नोलॉजीज आ जाती हैं, ठीक है। उसकी जितनी भी स्टडीज है ना वो आपकी इसमें की जाती है। इकोलाइज वर्ल्ड यूज फॉर दिस पर्पस। ये एक बैक्टीरिया है एस्टेरिशा कोलाई। फार्माको एपिडेमियोलॉजी। फार्माको एपिडेमियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन अ लार्ज पॉपुलेशन। द इफेक्ट मे बी गुड और हार्मफुल। एपिडेमियोलॉजी में ये है कि फैलाव, बेसिकली किसी भी डिजीज हो या थेरेप्यूटिक इफेक्ट हो, उसका पॉपुलेशन पे क्या जो है ना उसका सीन है कि कितनी तेज़ी से वो फैल रहा है या कितनी पॉपुलेशन को कोई इफेक्ट जो है वो क्योर कर रहा है, ठीक है। ये जितनी भी स्टडी एपिडेमियोलॉजी में आ जाती है, इसमें ऑब्जर्वेशनल शॉर्ट स्टडीज एंड केस स्टडीज आ जाती हैं, ठीक है। ऑब्जर्वेशनल कोर्स स्टडीज एंड केस स्टडीज, ठीक है। एसेस भी आ जाती है इसमें, पॉपुलेशन एसेस होती हैं, ठीक है। 10 में कंपैरेटिव फार्माकोलॉजी। ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी डील्स विद द कंपैरिजन ऑफ वन ड्रग टू एन अदर ऑफ द सेम क्लास, ठीक है। अब ये क्या चीज़ है? जो हमारे पास पुरानी ड्रग्स थी ना उनका मॉडर्न ड्रग्स से उन्हीं की क्लास की से ज़्यादा इफेक्ट है या नहीं है। इस चीज़ को डिस्कशन हम जो है ना, इस चीज़ की डिस्कशन जो है वो कंपैरेटिव फार्माकोलॉजी में करते हैं। जैसे हमारे पास पेनिसिलिन जी है, पेनिसिलिन जी है, अमोक्सिल जो है वो भी पेनिसिलिन की ही टाइप है, ठीक है। अब पेनिसिलिन का इफेक्ट ज़्यादा है या अमोक्सिल का ज़्यादा है, इसकी स्टडी का कंपैरिजन जो है वो हम इसमें करेंगे कंपैरेटिव फार्माकोलॉजी में। 11th वन है पसोलॉजी। पसोलॉजी डील्स विद द डोज ऑफ द ड्रग
टू प्रोड्यूस मैक्सिमम थेरापेटिक इफेक्ट। ठीक है, इसको हम एफिकेसी भी कहते हैं, कि कितनी मिकदार में आपको ड्रग चाहिए एक डिजायर्ड इफेक्ट के लिए। ठीक है, एनिमल फार्माकोलॉजी में वेटरनरी फार्माकोलॉजी भी कहती हैं इसे। एनिमल फार्माकोलॉजी डील्स विद द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग इन एनिमल। Drugs are given to animals and behavioral activities are recorded. The vast variety of anites used, including rabbit, mice, pigs, etc. ठीक है, अब हमारे यहाँ पे ना कल्चर है पाकिस्तान में कि जो टैबलेट खा रहा है ना एक ह्यूमन पर्सन, वही टैबलेट जो है हम एनिमल्स को भी दे देते हैं। स्पेशली ये जो पेट्स जिन्होंने रखे होते हैं ना, ये मैंने अक्सर देखा है कि हल्का सा भी पेट को कुछ हुआ ना, सर्दी लगी या उसको बुखार हुआ, तो जो पैनाडोल बच्चे पी रहे होते हैं ना सिरप, वो उनको भी पिला देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। पेट्स के लिए या एनिमल्स के लिए एक सेपरेट डोजेस फॉर्म होती है। ठीक है, क्योंकि हमारा और पेट्स का जो बॉडी है वो कंपेटिबल नहीं है आपस में। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें मुख्तलिफ हैं। लास्ट वन पे आ जाता है वाई वी नीड फार्माकोलॉजी। हमें फार्माकोलॉजी की ज़रूरत ही क्यों पड़ी। अब देखें, हेपेटाइटिस एक बीमारी है। हेपेटाइटिस बीमारी है, इसका इलाज ढूंढा साइंटिस्ट ने किस बेसिस पे। उनको कैसे पता चला कि ये चीज़ कौन सी है, ये वायरस है, ये कोई बैक्टीरिया है, ठीक है, ये कोई टॉक्सिन है, व्हाट्सोएवर। ठीक है, अब उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया माइक्रोबायोलॉजी की स्टडी से, बायोटेक से, कि ये एक वायरस है। अब वो वायरस है तो उसको किल कैसे किया जाए, उसके लिए मेडिसिन कौन सी डिज़ाइन की जाए, उसका मैकेनिज्म क्या होगा, वो स्टडी करने के लिए हमें फार्माकोलॉजी मस्ट थी, ज़रूरी थी कि हम फार्माकोलॉजी की स्टडी करते। ठीक है, वी नीड फार्माकोलॉजी टू अंडरस्टैंड द वास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रग एक्शन। ड्रग जो है वो काम कैसे करती है, आया कि वो रिसेप्टर पे बाइंड करेगी या वो एलोस्टेटिक साइट पे बाइंड करेगी। ठीक है, कैसे काम करेगी, स्टडी फार्माकोलॉजी में करते हैं हम। ड्रग की क्लासेस क्या हैं, वो फार्माकोलॉजी में होती हैं। थेरापेटिक विंडो क्या है, ड्रग का इफेक्ट क्या आ रहा है, कितना आ रहा है, कितना मैक्सिमम आ रहा है, ये मैक्सिमम से भी अबव आ रहा है, डिजायर्ड इफेक्ट से भी अबव आ रहा है, या डिजायर्ड इफेक्ट से कम आ रहा है। ठीक है, ड्रग एफिकेसी ऑफ पर्टिकुलर ड्रग इन पॉपुलेशन। Pharmacology is the forefront of our fight to help ensure everyone has the opportunity to live healthy lives for longer. ठीक है, सारी बात है, जब हमें डिजीज का पता ही नहीं होगा, उसकी मेडिसिन का नहीं पता होगा कि इसको हमने मेडिसिन देनी क्या है, ठीक है, तो हम नहीं कर पाएंगे उसका इलाज, उसकी ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे जब तक हमें अथेंटिकली अप्रूव नहीं होता था कि ये डिजीज ये है और इसकी ट्रीटमेंट इस तरह होनी है और इस तरीक़ेकार से होनी है। ठीक है, इसलिए फार्माकोलॉजी ज़रूरी है। फार्माकोलॉजी एक वास्ट कॉन्सेप्ट है, ड्रग्स के मुतल्लिक, ड्रग के एक्शन के मुतल्लिक, उनके मैकेनिज्म एक्शन के मुतल्लिक, फिजियोलॉजी के फिजियोलॉजिकल नॉर्मल प्रोसेसेस को मेंटेन कैसे रखती है बॉडी, ये सब स्टडीज़ फार्माकोलॉजी में की जाती हैं। ठीक है, यहाँ तक था आपका आज का लेक्चर। सो आपको मैं एक बात लास्ट पे बता दूँ कि आने वाले जो 3-4 लेक्चर्स हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अप्रोक्सीमेटली आपकी 50% फार्माकोलॉजी बेस कर रही है उनके ऊपर, बिकॉज में फार्माकोकाइनेटिक्स को हम डिस्कस करेंगे, डायनामिक डिस्कस करेंगे, ठीक है, मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे, रिसेप्टर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वो आपने ज़रा फुल जील से और पेशेंस से आपने आने वाले 3-4 सब्सिक्वेंट लेक्चर्स को आपने ध्यान से अटैम्प्ट करना है। ठीक है, उनको सुनना है, ताकि आपकी फार्माकोलॉजी है उसमें किसी किस्म की कोई क्यूरी, कोई डिफ़िकल्टी आपको फेस ना करनी पड़े। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर द नेक्स्ट टाइम एंड नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन एंड पेशेंस। अल्लाह हाफिज़।